हेमा, अब हम तीनों को ही काम करना होगा। हमें खुद के लिए पैसा कमाना होगा और खाने का इंतजाम खुद करना होगा। हाँ हेमा, हम तीनों बहनों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन दीदी, हम काम क्या करेंगे? हमें कौन काम देगा? हमें गांव में घूम घूम कर काम की तलाश करनी होगी, तभी हमें कुछ काम मिल सकता है। ठीक है दीदी, तो चलो हम काम ढूंढते हैं। तीनों बहनें काम की तलाश में गांव में दर दर भटकने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। शाम हो गई थी। तीनों बहनें बाजार पहुंचती हैं। बाजार में होली की रौनक थी। चारों तरफ रंग गुलाल और पिचकारी बेची जा रही थी। लोग अपने अपने बच्चों को रंग गुलाल और पिचकारी खरीद कर दे रहे थे। सीमा दीदी, लगता है होली का त्योहार आने वाला है। क्या हम होली नहीं खेलेंगे? पिछली बार पिताजी ने मुझे कितनी बड़ी पिचकारी दिलाई थी। उस पिचकारी से मैंने आपकी और रेखा दीदी के साथ खूब होली खेली थी। हाँ हेमा, मुझे सब याद है, लेकिन अब हमारे हालात बदल गए हैं। अब माँ और पिताजी हमारे बीच नहीं है। अगर हमें होली खेलना है तो हमें खुद मेहनत करके पैसे कमाने होंगे। लेकिन दीदी, हम पैसे कमाएंगे कैसे? हमें तो कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं है। धीरज रख हेमा, होली आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। तू चिंता मत कर, हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हम होली जरूर खेलेंगे। तीनों बहनें आपस में बातें करती हुई बाजार में घूम रही थी। तभी सीमा की नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी, जहाँ ढेर सारी गुजिया रखी हुई थी। दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग मिठाइयाँ खरीद कर घर ले जा रहे थे। रेखा दीदी, मुझे गुजिया खाना है, क्या हम उस दुकान पर चलें? रेखा ने अपना पर्स खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 10 रुपए थे। सीमा, गुजिया खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दीदी, हम दुकानदार से कुछ मांगेंगे और काम के बदले में उससे गुजिया मांग लेंगे। ठीक है, चलो। तीनों बहनें मिठाई की दुकान के अंदर जाती हैं और दुकानदार से काम मांगती हैं। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे चले आए? चलो भागो यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। तभी तीनों बहनों ने देखा कि उस दुकान पर एक औरत आती है। वो दुकानदार से कहती है, भैया, मुझे 5 किलो गुजिया चाहिए। अभी इतना गुजिया मेरे पास नहीं है। सारी गुजिया आपको दे दूंगा तो बाकी ग्राहकों को क्या बेचूंगा? आपको शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकती। मेरे ससुराल से कुछ रिश्तेदार मेरे घर आ रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपको इतनी गुजिया नहीं दे सकता। तभी रेखा को याद आता है कि माँ ने उसे गुजिया बनाना सिखाया है। आंटी, अगर आप कहो तो हम तीनों बहनें आपके घर चलकर 1 घंटे में सारा गुजिया बना देंगे। क्या तुम तीनों 1 घंटे में 5 किलो गुजिया बना दोगे? हाँ आंटी। ठीक है, चलो मेरे साथ। वो औरत तीनों बहनों को लेकर अपने घर की ओर जाती है। रास्ते में उसने गुजिया बनाने का सामान भी खरीद लिया। उसके घर पहुंचकर तीनों बहनें गुजिया बनाने में जुट जाती हैं और 1 घंटे में ही तीनों 5 किलो गुजिया बनाकर तैयार कर देती हैं। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। बेटी, तुम लोगों ने मेरी बड़ी मदद की है। मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटने से बचा लिया। ये कुछ पैसे रख लो। नहीं आंटी, हमने तो आपकी मदद की थी, पैसों के लिए ये सब नहीं किया। हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। तुम तीनों कितनी भली लड़कियां हो। भगवान तुम तीनों की मदद करेंगे। तीनों बहनें वहां से चली जाती हैं। तीनों अब अपने घर की ओर रास्ते पर चल पड़ती हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कार आ रही थी और सड़क पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। रेखा दीदी, अगर वो कार इस पत्थर से टकरा गई तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। क्यों ना हम तीनों मिलकर ये पत्थर हटा दें? हाँ चलो, पत्थर हटा देते हैं। तीनों बहनें बड़ी मशक्कत करके वो पत्थर हटा देती हैं। तीनों बहनों में एक खास बात थी कि तीनों बड़ी फुर्तीली थी। तीनों ने मिलकर उस पत्थर को हटा दिया और वो गाड़ी वहां से आसानी से गुजर गई। तीनों बहनें आगे बढ़ती हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है जो सड़क के किनारे बैठी हुई थी। रेखा दीदी, वो देखो, वो तो श्यामा काकी हैं, हमारे मोहल्ले में ही रहती हैं। हाँ, लेकिन वो इस तरह सड़क के किनारे क्यों बैठी हैं? हमें उनके पास जाकर देखना चाहिए, कहीं उन्हें किसी की मदद की जरूरत तो नहीं। हाँ चलो चलते हैं। तीनों बहनें श्यामा काकी के पास जाती हैं। काकी, आप सड़क के किनारे क्यों बैठी हैं? बेहद गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब यहाँ से एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। चलो काकी, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। तीनों बहनों ने श्यामा को सहारा देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। फिर तीनों अपने घर आ गईं। रेखा दीदी, हमने सारा दिन काम की तलाश की, लेकिन हमें कुछ काम नहीं मिला। अब हम होली का त्योहार कैसे मनाएंगे? आपने गुजिया बनाने के बदले में आंटी से पैसे भी नहीं लिए। उनसे कुछ पैसे ले लेते तो हम होली के लिए रंग और पिचकारी खरीद सकते थे। हेमा, माँ पिताजी ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी की मदद करने के बदले उससे पैसे ले लिए तो फिर मदद कैसी? हाँ हेमा, माँ पिताजी हमेशा कहते थे कि किसी का भला करने से लाभ होता है। तू धीरज रख, होली तक हमारे पास पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा। ठीक है दीदी, अब मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सीमा और रेखा दोनों खाने का इंतजाम करने रसोई में जाती हैं। वो देखती हैं कि अनाज के नाम पर थोड़े से चावल बचे थे। रेखा चावल बना लेती है और तीनों के लिए खाना परोसती है। दीदी, ये तो सूखे चावल हैं। हेमा, आज घर में यही है। रसोई में सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, इन्हें नमक और पानी के साथ खा ले।
तीनों बहनें नमक और पानी के साथ चावल खाकर सो जाती हैं। अगले दिन तीनों फिर से काम की तलाश में निकलती हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है। वे तीनों जहां भी जाती लोग उन्हें फटकार कर भगा देते। साहब हमें कोई काम दे दो, हम आपके घर का सारा काम कर देंगे। चल हट, यहाँ कोई काम नहीं है, हमें तुम जैसों से अपने घर का काम नहीं कराना है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और होली का त्योहार भी आ जाता है। दीदी, आज होली का त्योहार है, क्या हम होली नहीं मनाएंगे? गली में सारे बच्चे होली खेल रहे हैं, हम लोग होली कब खेलेंगे? हेमा, हमारे पास होली मनाने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर हेमा रोने लगती है। रेखा और सीमा भी मायूस हो जाती हैं। तभी कोई उनके घर की कुंडी खटखटाता है। सीमा, दरवाजे पर कोई आया है। हमारे घर कौन आया होगा? सीमा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर 2 औरतें और एक आदमी खड़ा था। पहली औरत वही थी जिसके घर पर तीनों बहनों ने गुजिया बनाया था। बच्चों देखो, मैं तुम लोगों के लिए गुजिया लाई हूँ, उस दिन तुम तीनों ने मेरी बड़ी मदद की थी। दूसरी औरत श्यामा काकी थी। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए रंग और पिचकारी लाई हूँ। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाया हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसके लिए तुम लोगों ने सड़क से पत्थर हटाया था और मेरी कार बिना किसी असुविधा के आसानी से रास्ते से गुजर पाई थी। चलो हम सब मिलकर होली खेलते हैं। उन तीनों ने रेखा, सीमा और हेमा के साथ मिलकर होली खेली। तीनों बहनों ने धूमधाम से होली का त्योहार मनाया। बच्चों, आज से तुम लोग अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करो और स्कूल जाओ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हम तीनों बहनें होली का त्योहार मना पाए हैं। लेकिन अंकल, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम स्कूल की फीस भर सके। तुम तीनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तीनों ने मिलकर हमारी होली यादगार बना दी है। माँ और पिताजी के जाने के बाद हमने ऐसी होली खेली है और हमें माँ पिताजी के रूप में आप लोग मिल गए। तीनों ने बच्चों को बारी बारी से गले लगाया। तीनों बहनों ने अपनी अपनी पढ़ाई शुरू की। वे मन लगाकर पढ़ने लगी। तीनों हर साल खूब धूमधाम से होली का त्योहार मनाती, नए कपड़े पहनती और खूब मिठाइयां खाती। शादी के बाद ससुराल में दीपा का आज पहला दिन था। उसके पति सुमेर ने उसकी जेठानी से उसका परिचय करवाया। दीपा, ये मेरी बड़ी भाभी राहिनी है। माँ के बाद घर में इन्हीं की चलती है। दीपा ने राहिनी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। सुखी रहो देवरानी जी। वैसे तुमने हमें शादी से पहले भी तो देखा था, जब हम तुम्हें तुम्हारे घर देखने आए थे। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ देवरानी जी, उस दिन हमारे स्वागत के लिए कहीं से कुछ पैसे उधार मांगकर हमारे लिए कुछ इंतजाम कर लेते। ना तो तुम्हारे घर में बैठने के लिए सोफा है और ना ही एसी। गर्मी के मारे मेरा सारा मेकअप खराब हो गया था। कभी तुम्हें अपने मायके ले चलूंगी। मेरे घर में कार, सोफा, एसी, घर के काम के लिए नौकर चाकर सब है। इतना कहकर राहिनी वहां से चली जाती है। दीपा, भाभी की बातों का बुरा मत मानना। भाभी ऐसी हैं। दरअसल उनका मायका काफी अमीर है, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए मैं हूं ना। मैं तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें वो सारे सुख दूंगा जो तुम्हें अब तक नहीं मिले। सुमेर की शहद भरी मीठी बातों ने दीपा के दुखते दिल पर मरहम का काम किया और वो सुमेर के गले लग गई। कुछ दिनों तक शादी की रस्में निभाई गईं और दीपा सुख चैन से थी। एक दिन, माँ जी, दीपा की पहली रसोई की रस्म हो गई है, अब उसे घर का कामकाज करने के लिए कहो। मैंने बहुत दिनों तक घर का काम कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा। राहिनी बहू, दीपा अभी इस घर के लिए नहीं है, उसे यहाँ के तौर तरीके सीखने में वक्त लगेगा। तू तो बड़ी है, तू उसे सब कुछ बता दे और तुम दोनों मिल बांट कर घर का काम कर लिया करो। निर्मला ने बड़ी बहू होने के नाते राहिनी को यह जिम्मेदारी सौंप दी कि वो दीपा को घर के तौर तरीके बता दे। लेकिन राहिनी ने इसका गलत फायदा उठाते हुए घर के सारे काम का बोझ दीपा पर डाल दिया। एक दिन जब सुमेर और उसका बड़ा भाई कुबेर दोनों ऑफिस चले गए, तब राहिनी दीपा के कमरे में आई। आराम कर रही हो देवरानी जी? अब नहीं दीदी, बस ऐसे ही। आप आइए ना, बैठिए। कुछ काम था क्या? हाँ, मैंने सोचा कि अब तुम आ ही गई हो तो क्यों ना हम दोनों घर का काम आधा आधा बांट लें। हाँ दीदी, क्यों नहीं। तो ये लिस्ट पकड़ो और इसे अच्छी तरह से देख लो। कल से ये सारे काम तुम्हें करने हैं। दीपा ने लिस्ट देखा। सुबह उठकर झाड़ू पोछा करना, चाय नाश्ता बनाना, सुमेर और कुबेर का लंच पैक करना, दोनों के कपड़े प्रेस करना, फिर कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, शाम की चाय और नाश्ता, फिर रात का खाना। दीदी, ये तो बहुत ज्यादा काम है। सारा काम मैं करूंगी तो आप क्या करेंगी? बोल तो ऐसे रही हो जैसे अपने मायके में तुमने कोई काम नहीं किया। मायके में तो तुम इससे ज्यादा काम करती होगी। तुम्हारे घर में तो कोई नौकर भी नहीं है। मेरे मायके में तो 3-4 नौकर हैं। मैंने वहां कोई काम नहीं किया, लेकिन यहाँ आकर सारे काम करने पड़े। अब तुम्हारी बारी है। और जहां तक रही मेरे काम करने की बात, तो माँ और बाबूजी को समय पर उनकी दवाई खिलाना, बाजार से सामान लाना, दूध वाले का हिसाब करना, ये सब भी तो काम ही है। ये सब मैं करूंगी। दीपा ने देखा कि उसकी जेठानी राहिनी ने सारे मेहनत वाले काम उसे दे दिए थे और सारे हल्के काम खुद के लिए रखे थे। वो समझ गई थी कि राहिनी उस पर अपनी अमीरी का रौब दिखाना चाहती है। सुमेर के होते हुए मुझे परेशान होने की क्या जरूरत।
दीपा दूसरे दिन से घर का सारा काम करने लगी और रात को सुमेर की बाहों में समाकर सारी थकान भूल जाती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन दीपा घर की सफाई कर रही थी। निर्मला सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और तभी राहिनी वहां आई। माँ जी, मैं घर का सामान लाने बाजार जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है बहू, दीपा को भी अपने साथ ले जा। माँ जी, दीपा को ले जाने की क्या जरूरत है? इसे साथ ले गई तो घर का काम कौन करेगा? और फिर वहां मेरी अमीर सहेलियां भी आएंगी। राहिनी बहू, ये मत भूल कि दीपा इस घर की छोटी बहू है। कुछ महीनों बाद होली का त्योहार आने वाला है। दीपा को उसकी पसंद के कपड़े दिला देना। राहिनी को ना चाहते हुए भी दीपा को अपने साथ बाजार ले जाना पड़ता है। बाजार में गरीब दीपा को अपनी अमीर सहेलियों से मिलवाते हुए राहिनी ने कहा, ये मेरी देवरानी दीपा है। बेचारी ने कभी होली के त्योहार पर नए कपड़े नहीं पहने, इसीलिए मैं इसे नए कपड़े दिलाने लाई हूँ। राहिनी की बात सुन उसकी सारी अमीर सहेलियों ने दीपा का मजाक उड़ाया, लेकिन दीपा कुछ न कह सकी। शाम को जब दोनों घर लौटे तो सुमेर ऑफिस से आ चुका था और अपना सामान पैक कर रहा था। सुमेर, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ दीपा, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए विदेश जाना है। लेकिन होली का त्योहार आने वाला है। दीपा, काम को लेकर विदेश जाने का जो सपना मैंने देखा था वो पूरा होने वाला है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं होली से पहले वापस आ जाऊंगा और शादी के बाद की पहली होली तुम्हारे साथ जमकर खेलूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुमेर ने माता पिता से विदा लिया और रवाना हो गया। लेकिन एयरपोर्ट जाते समय रास्ते में ही सुमेर की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयानक था कि सुमेर के प्राण पखेरु उड़ गए। घर पर यह खबर आई तो रोना धोना मच गया। दीपा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसने सुमेर के साथ होली खेलने का जो सपना देखा था वो टूटकर चूर चूर हो गया। घर वालों ने सुमेर का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन सुमेर दीपा की यादों में अभी भी जिंदा था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। दीपा भले ही सुमेर को खोने के गम में दुखी रहती, लेकिन घर की जिम्मेदारी जो उसने संभाली थी उसे नहीं छोड़ा। हमारी दीपा बहू कितनी समझदार है। सुमेर के जाने के बाद भी पूरे घर को उसने संभाल रखा है। हाँ, हमें बहू के रूप में दीपा मिली है, ये हमारी खुशकिस्मती है। कुछ दिन बीत गए। होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। जैसे जैसे होली करीब आ रही थी, दीपा सुमेर को उतना ही याद कर रही थी। वो अकेले में आंसू बहाती। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए सुमेर? अब मैं होली किसके साथ खेलूंगी? लेकिन सुमेर अब दीपा के सवालों का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं था। आखिरकार होली का दिन भी आ गया। दीपा रोज की तरह सबके लिए नाश्ता बनाने के बाद घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी घर की घंटी बजी। दीपा ने दरवाजा खोला तो सामने राहिनी की अमीर सहेलियां खड़ी थी। उनके हाथों में रंग और गुलाल था। उन्होंने दीपा की सूनी मांग और मायूस चेहरे पर ध्यान दिए बिना ही उसे रंग और गुलाल से सराबोर कर दिया। अचानक अपने साथ ये सब होता देख उसे सुमेर की याद आने लगी और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी घर के सभी सदस्य वहां आ गए। पति को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और ये महारानी होली खेल रही है। देख लीजिए माँ जी आपकी संस्कारी बहू के कारनामे। दीदी, मैंने होली नहीं खेली, आपकी सहेलियों ने मुझे रंग लगा दिया। दीपा की सहेली नीता ने कहा, अरे राहिनी, तेरी देवरानी विधवा हो गई है, तूने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? मैं तुम लोगों को बताने ही वाली थी। एक्चुअली सुमेर के जाने के बाद सब कुछ इतना बदल गया कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है। दीपा को खुद ही मना करना चाहिए था। लेकिन इसे तो होली खेलने का बहुत शौक है ना, सोचा होगा इसी बहाने होली खेल लूंगी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं सुमेर के अलावा किसी और के साथ होली नहीं खेलना चाहती थी। चुप कर कलमुही, आज तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुझे अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहिनी दीपा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगती है। तभी निर्मला देवी ने राहिनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, राहिनी बहू, दीपा के साथ ऐसी हरकत करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी मैं और तेरे पिताजी जिंदा हैं। हम दोनों फैसला करेंगे कि दीपा के साथ क्या करना है। सभी अमीर सहेलियों के सामने राहिनी की बहुत बेइज्जती हो जाती है। निर्मला देवी का रौद्र रूप देखकर राहिनी की सभी अमीर सहेलियां वहां से चली जाती हैं। दीपा बहू, आज से तू घर का कोई काम नहीं करेगी। घर का सारा काम राहिनी करेगी। लेकिन माँ जी। बस राहिनी, अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। दीपा बहू, हमने फैसला किया है कि तुझे आगे पढ़ाएंगे और तू पढ़ लिखकर सुमेर का विदेश जाने का सपना पूरा करेगी। निर्मला ने दीपा का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। दीपा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, जिसमें निर्मला ने उसकी पूरी मदद की। पढ़ाई खत्म होने के बाद दीपा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। कंपनी की ओर से उसे विदेश भेजा गया और दीपा